अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल करीबी ही हैं। 9th के एग्ज़ाम्स के तकरीबन फौरी बाद उसके बाद 10th के प्रैक्टिकल, उसके बाद सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को सरअंजाम दे रहे होंगे। और ये जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं मेरे, ख़ासतौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस की जो लेक्चर सीरीज़ है, उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप लोग इनको भी अच्छे से सुन रहे होंगे और इनको अप्लाई भी करेंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जी बेटा, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। आज का जो लेक्चर है वो है बेटा चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियन बेटा ऐसा समझ लें कि वाइट सब्सटेंस होता है। जब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के दौरान जब फ्रेडरिक मिस्टर ने एक एक्सट्रैक्ट किया वाइट सब्सटेंस को, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? ह्यूमन के बेटा सेल से और फिश के स्पर्म से। जब इसने एक्सट्रैक्ट किया वाइट सब्सटेंस तो उसको, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ड्राइव हुआ था, न्यूक्लियस से लिया गया था, और इस वजह से उसको क्या नाम दे दिया गया? न्यूक्लियन का नाम दे दिया गया। बाद में फिर इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम, क्योंकि इसके फर्दर जब केमिकल नेचर को डिस्कवर किया गया, डिस्क्राइब किया गया, तो उससे पता चला कि ये एसिडिक नेचर है, इस वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। लेकिन फर्स्टली इसको न्यूक्लियन कहा गया था क्योंकि ये न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया गया था मटीरियल। फिर उसके बाद दूसरा जो है बेटा क्वेश्चन, गिव द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, 3 का क्या फंक्शन है? बेसिकली 3 तरह के यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर बताए गए हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो इन्वॉल्व है बेटा। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है उनका क्या फंक्शन है? वो बेटा डीएनए की रिपेयरिंग में और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या काम करता है? उसका बेटा फंक्शन है, जब जैसे ही रेप्लिकेशन बेटा स्टार्ट होनी है तो स्टार्टिंग में जो खास तौर पे प्राइमेज एंजाइम होता है उसने आरएनए प्राइमर बनाना है। आरएनए प्राइमर जो है इनिशिएशन जो कम्प्लेक्स है वो बनाने में हेल्प करता है। जैसे इनिशिएशन कम्प्लेक्स बेटा बन जाता है, आरएनए जो प्राइमर है वो स्टार्ट करवाएगा किसको? नई जो डीएनए के सेंसेस है उसको। अब उस आरएनए जो प्राइमर है उसको डिटेक्ट किसने करना है? उसको बेटा डिटेक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3। जब डीएनए पॉलीमरेज को डिटेक्ट कर देगा तो क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहेगा। किसके उल्ट? बिल्कुल किसके कंप्लीमेंट्री? जो पेरेंट स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कंप्लीमेंट्री, और उसी एडिशन की वजह से क्या हो जाएगा? नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये इसका बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। तो इट कैन इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन, ये इनिशिएट करवाता है रेप्लिकेशन को। ओनली कब करवाएगा? इफ प्राइमेज कंस्ट्रक्ट, जब प्राइमेज कंस्ट्रक्ट करेगा किसको? आरएनए प्राइमर को। आरएनए प्राइमर भी क्या करता है? आरएनए प्राइमर भी नया स्ट्रैंड बनवाने में इनिशिएशन करवाता है। और फिर ये क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा टू फॉर्म द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। न्यू डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है जिस जगह पे बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों ने समझनी है। ये वाले जो डायग्राम है ये है डीएनए की बेटा जब स्टार्ट होती है। ये सपोज यहाँ पे इस जगह पे रेप्लिकेशन 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RF मतलब रेप्लिकेशन 4 के बेटा। अब रेप्लिकेशन 4 की तरफ जो स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पे अब ओपनिंग हो रही है, सपोज हम लोग कह देते हैं यहाँ पे। अब जो रेप्लिकेशन 4 की तरफ, मैं यहाँ पे बाहर की तरफ एरो लगा देता हूँ, जो रेप्लिकेशन 4 की तरफ स्ट्रैंड बनेगा उसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। जो इससे अवे बनेगा, ये एरो हेड शो कर रहा है, जो इससे अवे बनना शुरू होगा उसको बेटा कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो बेटा बनता है फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में। वजह क्या है? क्योंकि जब बेटा रेप्लिकेशन फोक ने आगे मूव करना है तो आगे मूव करने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये अवे मूव कर रहा है। ये तो रेप्लिकेशन फोक की तरफ आ रहा है, इस वजह से ये कंटिन्यूस बनता जाएगा, लेकिन
ये डिसकंटिन्यूस बनने की वजह क्या है, क्योंकि जब रेप्लिकेशन फोर्क ने एक्सटेंड करना है उस वक्त तक वो इंतजार नहीं करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3, इस वजह से वो वहां पे छोड़ के अगला जो होगा वो स्टार्ट करवा देगा। जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंटिन्यूसली कोई सुनते हैं ना किसी वीडियो को, या हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड करना है, अपने पास डाटा की फॉर्म में बेटा लिखना है, तो वो स्पीड से चल रही वीडियो तो हम लोग क्या करते हैं वो कंटिन्यूस नहीं करते, अगला अपना थोड़ी देर के बाद एक या दो लाइनें मिस करके जहां से वो चल रही होगी वीडियो वहां से हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो राइटिंग होगी डिसकंटिन्यूस होगी। ऐसे ही यहाँ पे डिसकंटिन्यूस मैनर में ये क्या बनेंगे, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बनेंगे। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस वो डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में तकरीबन 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। तो ये बेटा बीच में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा। और इसको वीडियो को अच्छी तरह से, क्योंकि हर आने वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो डिस्कशन की जाती है उसके अंदर एमसीक्यूज वगैरह भी बनने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बार बार के वीडियो को बेटा पूरा देखा करें। उसके बाद बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन। कोडोन और एंटीकोडोन में बेटा क्या फर्क है, कोडोन और एंटीकोडोन दोनों जो है बेटा 3-3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। वो 3-3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसे है, उनका फंक्शन क्या है। जो कोडोन बेटा होगा ये सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जो कि किसके ऊपर मौजूद होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद होता है। इस मैसेंजर आरएनए ने क्या काम करना है, इसके ऊपर कोडोन का क्या फंक्शन होगा, इसने स्पेसिफिक अमीनो एसिड की कोडिंग करनी है। स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए इसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि रीड आउट करने के बाद ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद एंटीकोडोन क्या आता है, एंटीकोडोन बेटा ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मौजूद होगा। वो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, दूसरा इट इज 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फाउंड ऑन ट्रांसफर आरएनए, जो कि क्या काम करता है, ये बाइंड करता है स्पेसिफिक या कोरेस्पोंडिंग मैसेंजर आरएनए के साथ। और इसका फंक्शन क्या होता है, अमीनो एसिड जो ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफर आरएनए या डिटरमाइन कौन करेगा, उसकी जो मैचिंग होगी या उसके साथ जो बाइंडिंग होगी स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के अमीनो एसिड के साथ, वो किस वजह से होनी है, वो बेटा एंटीकोडोन की वजह से होनी है। और उसके बाद फिर जब वो राइबोसोम के पास चला जाएगा और बाइंडिंग करनी है कोडोन के साथ, वो भी किस वजह से होगी, एंटीकोडोन की वजह से होगी। जैसे सपोज एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल है सपोज हम लोग कह देते हैं कि कोडोन के एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं AUG। AUG क्या है बेटा, स्टार्ट कोडोन है। AUG क्या है, एक स्टार्ट कोडोन है। और इसके उल्ट एंटीकोडोन क्या होगा, इसके उल्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A के उल्ट बेटा क्या होगा, क्योंकि आरएनए है इस वजह से हम लोग U लिखेंगे। U है तो A लिखा जाएगा, G है तो C लिखा जाएगा। तो ये बेटा किसकी एग्जांपल आ जाती है, एंटीकोडोन की आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो बेटा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप बेसिकली बेटा हर इंडिविजुअल के अंदर जो अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम की, उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को या पर्टिकुलर अरे को क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप का नाम देते हैं। और ये वेरी करता है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के अंदर, उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है सेंट्रोमियर की क्रोमैटिड के ऊपर। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जो अरेंजमेंट होती है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, कैरियोटाइप का नाम हम लोग देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड अपॉन द सेंट्रोमियर लोकेशन। लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के लिहाज से क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो इसकी वजह से 4 तरह की क्लासेस बनाई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, अगर तो बेटा सेंट्रोमियर की जो लोकेशन है, जैसे आप लोगों को ये मार्कर नजर आ रहा है बेटा, इस मार्कर में हम लोग कहते हैं कि ये जो ब्लू कलर का ढक्कन है ये समझने के एज ए सेंट्रोमियर के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर ये पूरा क्रोमैटिड है तो इसके वन एंड के ऊपर जो सेंट्रोमियर होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे, टीलोसेंट्रिक का नाम देंगे। और अगर ये नियर द वन एंड है, ये सपोज एक एंड है, इसके नियर वन एंड यहाँ पे अगर मौजूद है, सपोज ये सेंट्रोमियर ब्लू कलर का जो ढक्कन है ये सेंट्रोमियर है सपोज, और ये क्रोमैटिड है, तो इसके नियर द वन एंड जो मौजूद होगा इसको बेटा हम लोग क्या कह देंगे, एक्रोसेंट्रिक का नाम देंगे। और अगर यही वाला ये सपोज सेंटर है, सेंटर के बिल्कुल पास यहाँ पे मौजूद है, तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। और जो बिल्कुल दरमियान में मौजूद होगा इसको क्या कहा जाएगा, मेटासेंट्रिक का नाम हम लोग देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन थी बेटा किसके लिहाज से, सेंट्रोमियर की लोकेशन के लिहाज से, किसके, क्रोमोसोम्स की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग शुरू करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटन एंड हेटेरोक्रोमैटन।
यूकरमेटन और हेट्रोकरमेटन में क्या फ़र्क है। बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं बेटा क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जब हम लोग कहते हैं कि हाईली कंडेंस जो फॉर्म होती है किसी भी, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस वक्त जो हमें नज़र आता है क्रोमेटिन मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल, उसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और सेल डिवीजन के अलावा जो हमें उलझे हुए धागे की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर नजर आता है न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन मटेरियल को आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है बेटा यूकरमेटिन और एक है हेट्रोकरमेटिन। यूकरमेटिन क्या है, यूकरमेटिन बेटा हेट्रोकरमेटिन के अलावा बाकी जो पोर्शन होता है उसको हम लोग यूकरमेटिन कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर बेटा ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब ये सेल डिवाइड कर रहा होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है बेटा वो सेल डिवीजन के दौरान ही क्रोमेटिन से जो बनते हैं कंडेंस हो गए, तो ये भी वही वाला हिस्सा है, इस वजह से इसको यूकरमेटिन ट्रूली जो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वजह से इसके साथ यू का वर्ड आया। तो इट इज कंडेंस्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा। और व्हेन कंपैक्ट पैकिंग फैसिलिटेट, और यहाँ पे जो कंपैक्ट पैकिंग है वो क्रोमोसोम बनाने के लिए, क्रोमोसोम को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट के लिए, और जो स्पिंडल फाइबर के ऊपर जो मूवमेंट होती है ताकि इक्वली उनकी क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान जो कंडेंस होता है, और जिसने क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना है और जिसने क्रोमोसोम बनाने हैं और उनकी इक्वल डिवीजन में हेल्प करनी, ताकि वो आधे आधे जो हाफ हाफ हैं वो दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर चले जाएं। उसके अलावा हेट्रोकरमेटिन बेटा क्या होता है, हेट्रोकरमेटिन जो हाईली कंडेंस्ड पोर्शन है किसका, क्रोमेटिन को, ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता, चाहे सेल डिवीजन हो चाहे सेल डिवीजन ना हो, इसके जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इसके जीन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, गिव बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली कंपोनेंट है किसका बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स का, डीएनए का और आरएनए का। और इसके बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं, इसके बेसिकली जो बेटा 3 कंपोनेंट्स हैं, वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है बेटा फॉस्फेट ग्रुप PO4, उसके अलावा दूसरा है बेटा 5 कार्बन शुगर जिसको हम लोग राइबोज कहते हैं, और थर्ड वन है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस को आगे मजीद 2 ग्रुप्स में बेटा डिवाइड करते हैं, एक होती है बेटा डबल रिंग जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूरीन्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं पायरिमिडीन्स। दूसरी कौन सी है, पायरिमिडीन्स है। ये सिंगल रिंग बेटा होती है, इसमें साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायमिन और U फॉर यूरासिल। ये डीएनए में थायमिन होगी जबकि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होगी, जबकि जो डबल रिंग है एडेनिन और ग्वानिन उसमें आ जाते हैं। जी बेटा नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, व्हाट इज एल्केप्टोनोरिया। एल्केप्टोनोरिया, यहाँ पे इस तरह के ना 2 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें हमेशा डिफरेंस याद रखना है, एक है फिनाइल केटोनोरिया और एक है ये एल्केप्टोनोरिया। तो उसके साथ वो अमाइनो एसिड के नेम आए, तो इससे अमाइनो एसिड के नेम के लिहाज से आप लोग याद रखेंगे। तो एल्केटोनोरिया क्या है, एल्केटोनोरिया ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर बेटा, सभी तकरीबन इंडिविजुअल के अंदर एक एसिड पाया जाता है यूरिन के अंदर जिसको होमोजेंटिसिक एसिड कहते हैं। अब ये जो होमोजेंटिसिक एसिड ये ब्रेक डाउन नहीं होता, और जैसे ही यूरिन करता है कोई भी इंडिविजुअल तो फौरी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के साथ एक्सपोजर की वजह से, और उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को ये वाला डिसऑर्डर होगा, उनका कलर, यूरिन का कलर क्या होगा बेटा, ब्लैक होगा। और नॉर्मली अगर देखा जाए बाकी अदर इंडिविजुअल्स के अंदर, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये वाला होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर वंस के अंदर, सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर, सिंपलर जो इसके यूनिट्स होते हैं उसके अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, why a cap and a tail is added to messenger RNA। अब हम लोग कहते हैं कि जो messenger RNA की बेटा फॉर्मेशन होती है वो होती है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में जब फॉर्मेशन हो रही है तो न्यूक्लियस से उसने न्यूक्लियर पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में जाना है राइबोसोम्स तक, वहां पे जाके उसकी क्या होगी, ट्रांसलेशन होती है। अब जो मैसेंजर आरएनए ने न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जाना है तो उस दौरान हो सकता है उसके दुश्मन भी हो सकते हैं इसके, जो कि इसको क्या बेटा कर देंगे, डीएनए को खत्म कर सकते हैं, डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो दुश्मन कौन से हैं, वो अब जाहिर बात है हम लोगों को अपनी सेफ्टी बेटा चाहिए होती है ना, जब हम लोग दूर किसी जगह पे जाते हैं
तो हमारे साथ उसकी जो गार्ड्स वगैरह वो तो होने चाहिए। अब यहाँ पे गार्ड के तौर पे कौन एक्ट करता है, जब मैसेंजर आरएनए ने साइटोप्लाज्म तक जाना है, राइबोसोम तक जाना है, तो उसके साथ एक बेटा 5 प्राइम एंड पे कैप अटैच हो जाएगी जिसको 7 मेथाइल जीटीपी बोलते हैं बेटा, और पोली ए टेल 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाएगी किसके, मैसेंजर आरएनए के, ताकि जो डिफरेंट न्यूक्लिएजेस एंजाइम है, एसिड फास्फेटेजेस एंजाइम्स हैं जो कि कहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मौजूद है, वो हो सकता है इसको डाइजेस्ट कर दें या ब्रेक डाउन कर दें, तो उनसे बचने के लिए 5 प्राइम एंड पे कैप लगेगी जिसको हम लोग 7 मेथाइल जीटीपी बोलते हैं, और पोली ए टेल किस पे लगेगी बेटा, 3 प्राइम एंड पे लगेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है, व्हाट इज कोर एंजाइम। कोर एंजाइम क्या है? कोर एंजाइम्स बेटा हम लोग कहते हैं कि पहले तो इसकी डेफिनेशन मैंने इस तरफ लिखी है बेटा, इसकी ये डेफिनेशन है। कोर एंजाइम बेटा ऐसा एंजाइम जिसके अंदर ऐसे सब यूनिट्स होते हैं जो कि रिक्वायर हैं इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, मतलब कैटालाइसिस करनी है एंजाइम ने, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड सब यूनिट्स होते हैं अगर तो वो मौजूद हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोर एंजाइम। उसके अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ सिग्मा फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं उसके फंक्शन को मजीद बेहतर बनाने के लिए। तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। आरएनए पॉलीमरेज में जो सिग्मा फैक्टर होता है सब यूनिट, वो बाकी सारे सब यूनिट से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और जो रिमेनिंग एंजाइम बचता है जिसके अंदर वो सारे सब यूनिट हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है, तो उसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, कोर एंजाइम का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की एग्जांपल बताई हुई है। उसके बाद सेकंड लास्ट बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट एक खास जगह की बात की जा रही है। वैसे तो म्यूटेशन बेटा क्या होती है, डीएनए के अंदर चेंजेस आना, जीन्स के अंदर चेंजेस आना, और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाना। अगर तो स्पेसिफिक बेस पेयर चेंज हो रहे हैं, मतलब एक या फ्यू 2 या 3 जो हैं वो बेस पेयर्स अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी म्यूटेशन को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन का नाम देंगे। तो दीज आर द चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और अगर ये चेंजेस जो हैं इन्वॉल्व ओनली वन और फ्यू बेस पेयर्स, तो देन इसको बेटा हम लोग क्या कह देंगे, पॉइंट म्यूटेशन। जैसे एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में खास तौर पे बेटा यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ सकता है। ये सिकल सेल एनीमिया में खास तौर पे हम लोग कहते हैं इसमें होता क्या है, खास तौर पे जो बीटा चेन बेटा होती है हीमोग्लोबिन की, उस बीटा चेन के अंदर होता क्या है, पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी शेप नहीं सही तरह से बन पाती और वो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती। दैट कंडीशन विल बी नोन एज सिकल सेल एनीमिया उसको कहते हैं। मतलब जो आरबीसी की शेप होती है वो क्या हो जाती है, द्रांति की तरह की हो जाती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सही तरह से कैरी नहीं कर पाएगी। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिनाइल केटोनूरिया। यहाँ पे मैंने बताया था एल्केप्टोनूरिया, और ये क्या है, फिनाइल केटोनूरिया। फिनाइल एलानिन क्या होता है, ये अमीनो एसिड का बेटा नाम है। तो होता क्या है, एसिड डिसऑर्डर में जो फिनाइल एलानिन है वो डिग्रेड नहीं हो पाता। जब डिग्रेड नहीं होगा, क्यों नहीं डिग्रेड हो रहा, क्यों नहीं ब्रेकडाउन होगा, एक डिफेक्टिव एंजाइम की वजह से। वो डिफेक्टिव एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो आमतौर पे नॉर्मली फिनाइल एलानिन को ब्रेक डाउन कर देता है, लेकिन अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव बनेगा तो फिनाइल एलानिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बेटा जो फिनाइल एलानिन है वो आपके ब्रेन सेल्स में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और मेंटल रिटार्डेशन का बायस बनता है। मेंटल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करेगा, कम कर देगा, उसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो ऐसा बेटा जो डिसऑर्डर होगा इसको क्या कहा जाएगा, फिनाइल केटोनूरिया। तो जी बेटा आज का था ये हमारे लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 के चंद एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से बात की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी, गौर से सुनिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।